ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है कि नहीं बनना है, तुम कट्टा चला लो, ये वो टाइप से बातें करते हैं। और आज हम जब यहाँ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे कि कम से कम मार्गदर्शन ही कर दें। तो क्या आप जाएंगे? 4 दिन से ओझा सर थे कहाँ? हमारे मुद्दों पे बोल क्यों नहीं रहे थे? उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जब घटना हुई तो कम से कम संवेदना ही व्यक्त करते, लेकिन वो संवेदना भी नहीं व्यक्त कर रहे थे। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया। अब आप तीसरे चौथे बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो कि ये हो जाए तब हम एक्शन लेंगे, तब हम नक्शा चेक करेंगे कि 5 मंजिल कैसे बन गई, 4 मंजिल कैसे बन गई। मेरा सवाल उस सिस्टम पे, आरोप आप लोगों पे और लगता है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के फेम के जरिए यूपीएससी की परीक्षा को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है। अवध ओझा तो बोझा है। हाँ, अवध ओझा तो बोझा है। हाँ। आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। भीड़ में गए, कूद गए, और उस भीड़ में अनसोशल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने आग लगा दी। ये कोचिंग एक व्यापार है और शिक्षक एक व्यापारी हो गए। भूमिकाओं का वक्त बिल्कुल नहीं बचा है क्योंकि वैसे भी देर हो चुकी है। छात्र उत्तेजित हैं। उत्तेजना सरकार के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है और अपने टीचरों अध्यापकों के खिलाफ भी है। 4 दिन हो गए इस घटना को। यूपीएससी के 3 छात्र जो जल भराव की वजह से जिनकी जान गई, उसके बाद प्रदर्शन चल रहा है और वो अपने अध्यापकों से, अपने टीचरों से सवाल पूछ रहे हैं। उन्हीं में से एक टीचर, चर्चित टीचर अवध ओझा जी न्यूज़ रूम में है, जिनको लेकर के जब मैं फील्ड पे था, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तब भी छात्र बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। सर, बिना लाग लपेट के मेरा पहला सवाल यही, कहाँ थे आप 4 दिन? मैं कहीं नहीं था, मैं छात्रों के बीच में ही था। दरअसल क्या होता है कि उत्तेजना और युवा दोनों का मिलन बड़ा खतरनाक होता है। दुर्घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घटी, बहुत दुखद घटना घटी। मैं दिल्ली में ही था, हूँ भी। मुझे ये लग रहा था कि जो मेन समस्या है, मूल उग्रता, उत्तेजना से कुछ नहीं होने वाला। सूरत में घटना घटी 2019 में, 22 लड़के जलकर मरे। अभी राजकोट में घटना घटी, गेमिंग जोन में लड़के मरे, जलकर मरे। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं। मेरा कहना यह है, जो कि अभी मैंने अपने चैनल पे भी इसको इशू किया, मैंने कहना यह है कि समस्या का जो मूल है कि अगर सरकार एक कानून बनाए, हम कानून की मांग करें। मैं अपने विद्यार्थियों से, स्टूडेंटों से, छात्रों से ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आपको, मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मैं मांग करता हूँ कि कानून बनाया जाए कि जो भी संस्था का ओनर है, जैसे मैं संस्था चलाता हूँ अवध ओझा क्लासेस, अगर मेरे सेफ्टी कंप्लायंस नहीं है तो पहले आप तो मुझे एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मुझे एनओसी मिलती है तो मेरे संस्था में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो मुझे और उस एनओसी देने वाले अधिकारी को आजीवन कारावास होना ही चाहिए। जब तक कठोर दंड का विधान नहीं होगा ये घटनाएं घटती रहेंगी। 6 महीने बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी सीलिंग कर देंगे, दिखा देंगे, कार्रवाइयां कर देंगे, फिर 6 महीने बाद क्या होगा? मेरे सामने मेरे कोलीग संजीव वर्मा सर, मतलब इकोनॉमी में उतना बड़ा नाम इंडिया में नहीं था, सिर्फ बेसमेंट में दम घुटने की वजह से उस आदमी की मृत्यु हुई थी क्लास चलते वक्त। अच्छा। हाँ, 2 से 4:30 वाली वो क्लास ले रहे थे। संजीव वर्मा सर, बहुत बड़ा नाम संजीव वर्मा सर, और मैं करोल बाग में क्लास ले रहा था उसी वक्त पर, और क्लास दोनों आदमी ले रहे थे, और बेसमेंट की क्लास थी। मैं कई बार कह चुका था कि सर बेसमेंट की क्लास में घुटन होती है, और बेसमेंट की क्लास थी, और संजीव वर्मा की डेथ बेसमेंट में क्लास लेते वक्त हुई। उस वक्त किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। कौन सी कोचिंग थी? वाजीरामन रवि ही थी, वहाँ पे इकोनॉमी के वो टीचर थे, वहाँ क्लास ले रहे थे। बात, घटना आई गई हो गई, किसी से कोई मतलब नहीं रहा, वो बेचारे चले गए। लेकिन बेसमेंट की क्लासेस और बेसमेंट में बैठना तो बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। मुझे एक घटना याद है, मैं क्लास ले रहा था, एक लड़का आया, नया लड़का था। उसने कहा सर ये बेसमेंट के क्लास में तो एक ही एंट्रेंस है। मैंने कहा हाँ बेटा है तो एक ही एंट्रेंस। कहा सर कोई घटना घट जाए तो हम भागेंगे कैसे? 500 की क्लास, 400 की क्लास। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, एक तो सेफ्टी कंप्लायंस, दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास। सारी कोचिंगों को आदेश दिया जाए, मेरी भी तो चल रही है, कि मिनिमम 100, मैक्सिमम 200 से ज्यादा किसी क्लास में छात्र की संख्या नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसमें अगर सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें तो उसको एक विधान स्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये महीने 2 महीने की बात है, फिर चीजें शुरू हो जाएंगी। आपके सुझाव और आपके जो बात है वो
सब अपनी जगह सही है। छात्र ये पूछ रहे थे कि 4 दिन से ओझा सर थे कहाँ, हमारे मुद्दों पे बोल क्यों नहीं रहे थे। उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जब घटना हुई तो कम से कम संवेदना ही व्यक्त करते, लेकिन वो संवेदना भी नहीं व्यक्त कर रहे थे। वो उनसे हम सवाल पूछ रहे थे कि हमारे बीच आए, वो हमारे बीच भी नहीं। कहाँ सवाल पूछ रहे थे, गाली दे रहे थे। इतनी सारी वीडियो भेज रहे थे, गाली दे रहे थे। उनको क्या पता मैं किस परिस्थिति हूँ। मेरे पिता की उम्र 90 वर्ष है। मैं 27 तारीख को वर्कशॉप लिया हूँ जयपुर में। मेरे पिताजी की 90 वर्ष उम्र है। इन सारे घटनाओं से वो इतने ज़्यादा आहत हुए हैं, इतने ज़्यादा, मतलब उनको लगा कि ये मैंने किया है। मेरी माँ और मेरे पिता दोनों इतने बुजुर्ग हैं, और जिस तरह से माहौल बना देश में, जिस तरह से मेरी माँ को कचहरी में जाके वकीलों ने बताया कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ लड़के मर गए उसकी कोचिंग में। उन्होंने, किसी ने ये थोड़ी कहा कि फला फला कोचिंग में जाके मर गए। मेरी माँ को कचहरी में जाकर वकीलों ने कहा कि तुम्हारे बेटे की कोचिंग में लड़के मर गए हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग गया है, और दोनों की स्थिति खराब हो गई। ये जो इन लोगों ने किया कि अवध ओझा कहाँ थे, अवध ओझा कहाँ थे, वो मेरे बुजुर्ग माँ बाप जिनको ये बताया जा रहा, समाज ये बता रहा है कि तुम्हारे लड़के ने किया, तुम्हारे लड़के ने। किसी को क्या पता। यूट्यूब पे जिस तरह से बातें चल रही, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहां पर। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। मैं 27 तारीख को निकला, मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुंचूं, मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उनको जाके मेरी माँ को वकीलों ने बताया कि भैया आपका लड़का, आपके लड़के की कोचिंग में वारदात हो गई है, 3 लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताओ पांडे जी, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने की यहां आएगा। माँ बाप को क्या पता कि किसके कहां घटना घटी। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी। मैंने आज जो मांग रखी है, मैं उसकी एक व्यवस्था, ऐसे थोड़ी होता है कि 1000 लोग सड़क पे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, किससे मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, ये सब। नहीं सर, प्रोटेस्ट तो राइट है ना स्टूडेंट का, एकदम राइट है, प्रोटेस्ट एकदम राइट है, लेकिन मांग किससे करनी है, मांग क्या करनी है। जैसे मैंने कहा 4 मांग कर लो, 4 सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है, आप उसका विरोध करें। इस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं। सेफ्टी कॉम्प्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो ये स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित दे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लिखते हैं, सरकार तुरंत हरकत में आती है कि नहीं आती है। सर, एक बच्ची ने शिकायत की थी उस कोचिंग की कि इस लाइब्रेरी में दिक्कत है, इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। एमसीडी को 2 बार उसने याद भी दिलवाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद ये घटना होती है। मैं कह रहा हूं ना, तो ये घटनाएं, अगर इसका विधिक कानून नहीं बनेगा, दबाव बनना चाहिए कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब, बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना, ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद, मैंने संजीव वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार, भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी हुई है। तो आप लोगों ने पहले कभी शिकायत की, कभी अपने जो कोचिंग के ओनर्स होते हैं, आप तो पढ़ाते रहे कई कोचिंगों में, तो कभी रखा कि भाई इसमें क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें बच्चों तो जान। अब मैंने तो देखे क्लास में इतने बच्चे भर जाते हैं कि बाप रे बाप, देख कर लगता है मोटा मोटा चश्मा लगाए बच्चे बैठे हुए, टीचर वहाँ दूर से पढ़ा रहा है, दिख ही नहीं रहा है कौन टीचर है कौन नहीं है। कोचिंग के पास एक ही जवाब होता है, अगर आप उससे कहें कि आप अपने लिए फिर ऐसी कोचिंग ढूंढिए जहाँ बेसमेंट में क्लास ना हो। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं सबके पास बेसमेंट में क्लास है। आज क्या सारी कोचिंग सील हो गई है क्या?
सबकी ज़्यादा, जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे, जिनके किसी तरह खर्चा चल रहा था, उनको सील कर दिया। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबकी बेसमेंट खुली हुई। नहीं,